हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग PSIR ऑप्शनल यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 है हमारी जस्टिस, कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। ऑल राइट, और इसमें हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस जो आए हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हुए हैं, स्पेशली रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में से तो बहुत क्वेश्चंस आए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया है, एंड इनफैक्ट 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया मैं यहाँ पर आपको लिख दूँगी। और जब हमने ये नोट्स प्रिपेयर किए थे तो तब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं था, बट लकीली क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में से आ गया था 2020 का क्वेश्चन, जिसमें ग्रीक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को कंपेयर करने को कहा था, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस थे। तो अगर हम ग्रीक थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो ये जो इंट्रोडक्शन में हमने पूरा पढ़ा है तो यही आपको लिखना है, जिसमें एरिस्टोटल और प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, और इसका आप कंपैरिजन फिर करोगे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये वाला यूनिट बिल्कुल छोड़ के मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा कोई ना कोई। ऑल राइट, और हम लोगों ने ये कोर्स PSIR ऑप्शनल कोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक बेसिक लेक्चर्स और दूसरे हैं एडवांस लेक्चर्स। तो बेसिक लेक्चर्स आर ऑल्सो इक्वली गुड, और एडवांस लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रॉबेबल क्वेश्चंस हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से डायनामिक हो जाते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, एंड मॉडल आंसर्स भी आपको फुल कोर्स में प्रोवाइड हो जाएगा, एंड एडवांस लेक्चर्स वुड बी पेड, जिसे आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.in। यहाँ पर आप जाओगे, ऑप्शनल क्लासरूम कोर्सेज में आप जा सकते हो। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ देखो अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, प्रीलिम्स के बाद हम लोग ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे PSIR ऑप्शनल की। ऑप्शनल क्लासरूम आप जा सकते हो, और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये कोर्स 21, 22 और 23 तीनों बैच के लिए अवेलेबल है। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है। इसमें से एक क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो 1994 में पूछा गया था। ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि यार बहुत पुराने टाइम का पूछा गया क्वेश्चन है, अब कहाँ से रिपीट होगा टॉपिक, बट 2020 में ही ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया भी। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, जिसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जस्टिस, सबसे पहले हम जब भी कोई भी टॉपिक हम उठाते हैं ना, तो सबसे पहले टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन बतानी है। जस्टिस पढ़ रहे हो, जस्टिस है क्या। इक्वालिटी पढ़ोगे, क्या होता है इक्वालिटी, आप उसको डिफ़ाइन करो। कोई भी थ्योरी पढ़ोगे, उस थ्योरी को डिफ़ाइन करो कि क्या है। और कभी भी कोई आंसर थिंकर्स से सीधा स्टार्ट नहीं करना होता है। अगर आप कोई भी आंसर थिंकर से स्टार्ट करते हो तो वो एक अच्छा आंसर नहीं माना जाता है, क्योंकि थिंकर्स सिर्फ आपके आंसर को एनरिच करते हैं, आपको आपके आंसर को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, तो उसमें आप थिंकर्स ऐड कर सकते हो, बट थिंकर्स आर नॉट योर आंसर। तो अगर हम जस्टिस की बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, जस्टिस एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जहाँ पर लोगों को वो मिलता है जो वो डिज़र्व करते हैं। अब ये डिज़र्व की डेफिनेशन क्या होगी, ये हम कैसे पता लगाएं कि लोग क्या डिज़र्व करते हैं। अब ये डिज़र्विंग जो चीज़ होता है, ये जो टर्म है, तो इसको हम लोग अलग अलग फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गए। इसमें आपके मॉरल करेक्टनेस के कंसेप्ट्स आ जाते हैं, जो कि एथिक्स पर बेस्ड हो जाते हैं, रैशनैलिटी पर बेस्ड हैं, लॉ पर बेस्ड हैं, रिलीजन पर बेस्ड हैं, इक्विटी, फेयरनेस पर बेस्ड हैं। तो ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि डिज़र्विंग, ये टर्म क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है डिज़र्विंग। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम जस्टिस, कि लोगों को वो मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। अब एरिस्टोटल का जो डिस्कशन है कि वर्च्यू ऑफ जस्टिस को लेकर, ये सारे वेस्टर्न अकाउंट्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होती है कि वर्च्यू ऑफ जस्टिस है क्या, कि क्या सही क्या गलत के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको वर्च्यू कहते हैं। सही गलत के बीच में अगर आप डिफ़र कर पाते हो तो, या जज कर पाते हो तो वर्च्यू ऑफ जस्टिस है क्या। तो
एरिस्टोटल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जस्टिस का वो ये है कि जो भी सिमिलर केसेस हैं उनको सिमिलर तरीके से ट्रीट किया जाए। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें जो एरिस्टोटल के बाद के थिंकर्स आए हैं उनको ये टास्क दे दिया गया कि आप वो ये सोचें कि कैसी सिमिलैरिटीज़ पर हमें जस्टिस को देखना है। क्या हमें नीड के बेसिस पे देखना है, क्या हमें डेजर्ट के बेसिस पे देखना है, या हमें टैलेंट के बेसिस पे देखना है। तो कौन सी सिमिलैरिटीज़ रेलेवेंट हैं, किन सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हमें एलिमेंट ऑफ जस्टिस को ट्रीट करना है। तो अब एरिस्टोटल जस्टिस को भी दो तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। एक तरीके का जस्टिस है जहाँ पर आप वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो या और किसी गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, और दूसरी तरीके का जस्टिस है जिसमें आप जस्टिस इन रेपरेशन की बात करते हो। रेपरेशन क्या होता है? मान लो एक पर्सन है जिसने कोई पाप कर दिया या कोई गलत काम कर दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पर्सन नंबर ए है, इसने कोई गलत काम कर दिया, कोई सिन किया इसने। तो अब जिस भी पर्सन के साथ इसने सिन किया वो हो गया पर्सन बी। तो अब ये जिसके साथ गलत हो गया, ठीक है, जिसके साथ ये गलत हो चुका है, तो इस पर्सन को अगर हम कुछ भी मुआवजा वगैरह दे दें कि जिससे इसका गलत जो है वो थोड़ा ठीक हो पाए, उसे कहते हैं जस्टिस इन, उसको कहते हैं रेपरेशन। तो जस्टिस इन रेपरेशन, इसके बारे में भी बात की गई है। दो तरीके से ऐसे डिवाइड किया है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक रेपरेशन में। तो जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो लिबर्टी और इक्वालिटी के कंसेप्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। जस्टिस एक लॉ का ही एक एट्रीब्यूट है, बट लॉ हमेशा जस्ट नहीं होते और ये हमेशा इम्पार्शियल ही होते हैं। जैसे जब हम हिंदी मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पर कोर्ट रूम के जितने भी सीन्स होते हैं वहाँ पर कैमरा एकदम से जब भी कोई डिसीजन सुनाया जाता है या जब भी किसी के साथ कुछ गलत भी हो जाता है, कोई जज जो है वो गलत डिसीजन भी दे देते हैं, तो एकदम से कैमरा जो है वो दूसरी तरफ घूम जाता है। वहाँ पर जो एक गॉडेस ऑफ जस्टिस का जो स्टैचू वहाँ पर लगा होता है कोर्ट रूम में, जिनके आंखों पे पट्टी बंदी होती है और हाथों में उनके स्केल्स होते हैं जस्टिस के, तो ये वहाँ पर एकदम से कैमरा घुमा देते हैं। तो हिंदी फिल्म्स में ये चीज़ चलती तो आ रही है, तो इसलिए कहा जाता है कि इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस जस्टिस के ही एस्पेक्ट्स हैं। अब जो सबसे पुराने अकाउंट्स हैं जस्टिस के वो प्लेटो के रिपब्लिक में मिलते हैं। तो उनकी बुक में, प्लेटो की ही बुक में ये कहा जाता है, अलग अलग पॉइंटर्स के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो प्लेटो जस्टिस का ट्रू नेचर इस्टेब्लिश करने का ट्राई करते हैं। उसके बाद वो एक आइडियल स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर जस्टिस जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर हो, ठीक है। ऐसी आइडियल स्टेट जहाँ पर जस्टिस पूरा भरा हुआ हो। तो जस्टिस 4 प्रिंसिपल्स ऑफ वर्च्यू में से एक प्रिंसिपल है। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ वर्च्यू कौन से हो गए? एक तो जस्टिस खुद ही हो गया, बाकी के 3 हैं, एक है टेम्परेंस, एक है विजडम और तीसरा है करेज। तो ये आपके टोटल मिला के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ वर्च्यू बनते हैं, ठीक है, कि अच्छे ये प्रिंसिपल जिनके बेसिस पे आइडियल स्टेट आपकी बेस्ड होनी चाहिए। अब एक आइडियल स्टेट क्या होगी? एक आइडियल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर जस्टिस हो, जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल उसकी नेचर के हिसाब से ही रहता हो, हर एक इंडिविजुअल अच्छा हो, हर एक इंडिविजुअल कुछ इंडिविजुअल्स उसमें से फ़िलोसफिकल हों और इंटेलेक्चुअल हों, जबकि और दूसरे इंडिविजुअल्स, कुछ और इंडिविजुअल्स अच्छे वर्कर्स हों, आर्टिसंस हों। तो ये प्लेटो तो सीधा सीधा आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो एक जस्ट स्टेट में हर एक इंडिविजुअल को अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करनी चाहिए, बट प्लेटो की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उनमें विमेन का कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस क्या क्या हैं? अब जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं वो ऐसे डिस्क्राइब किए जा सकते हैं कि जब भी कोई अपने हिसाब से, अपने मॉरल जजमेंट्स के हिसाब से या मॉरल ऑब्लिगेशन के हिसाब से एक फेयर एडजुडिकेशन के बेसिस पर काम करता है, तब उसे जस्टिस कहा जाता है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या हो गए? आपके मॉरल ऑब्लिगेशंस कि आप जो समझते हो, एक इशू आ गया, मान लो कोई इशू अराइज़ हो गया, इस इशू के अराइज़ होने पर या कोई भी प्रॉब्लम अराइज़ हो गई है, अब आपको क्या करना चाहिए उस प्रॉब्लम में। मान लो अभी कोविड के ही केसेस इतने बढ़ रहे हैं, अगर आप किसी को देखते हो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई
पर्सन है वो प्रॉब्लम में है, तो आप उस सिचुएशन में क्या एक्शन लोगे? तो आप अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन उसको मान के क्या आप उसकी हेल्प करोगे, या फिर अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन आप ये भी मान सकते हो वहाँ पर कि ठीक है, हो सकता है कि मुझे भी हो जाए कोविड, तो मैं अपने घर ही रह लेता हूँ। तो ये आप उस केस में क्या करोगे? तो अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन के हिसाब से आप फेयर एडजुडिकेशन के बेसिस पे अलग कंपीटिंग क्लेम्स में आप क्या करने वाले हो, इसको कहते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में आ जाता है। तो अगर हम हेल्थ केयर एथिक्स की बात करते हैं तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत कम है, उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। फिर दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट, हर एक इंसान के राइट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट्स बेस्ड जस्टिस। और तीसरा है लीगल जस्टिस, जिसमें मॉरली एक्सेप्टेबल लॉज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभी आपका टॉपिक था जस्टिस के बारे में, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इसको डिस्कस किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं? तो 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2000 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20 में भी क्वेश्चन आया है। हर साल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में कुछ टॉपिक्स हम लोग फ्री लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, कुछ हमारे एडवांस लेक्चर्स में जाएंगे। जैसे कि आपका कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ जस्टिस है, ये हम लोग कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ जस्टिस, ये हम लोग एडवांस लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। बाकी हम लोग डेमोक्रेटिक इक्वालिटी अभी पढ़ेंगे, और कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी हम लोग एडवांस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। डिफरेंस प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक है जॉन रॉल्स, 1921 से 2002 का टाइम होता है, कंटेम्प्रेरी फ़िलोसोफर हैं जिन्होंने ऐसी थ्योरीज़ पढ़ी हैं जो कि जस्टिस के बारे में हो, और उनकी थ्योरी जो है वो लोगों को हेल्प करने के ऊपर फोकस नहीं करती हैं, बल्कि एथिकल डायलेमा से उनको कोप कराने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी थ्योरी जो है वो बिल्कुल ऐसे इंडिविजुअल्स पे फोकस कर रही हैं कि वो जो भी उनके एथिकल और मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए बात कर रही हैं, ऐसा नहीं है। जबकि उनकी थ्योरीज़ ऐसी हैं जो जनरल कंसेप्ट्स हो गए, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात हो गई कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे फंक्शन करना चाहिए एक लिबरल डेमोक्रेसी में, इन सारी चीज़ों पर जॉन रॉल्स बात करते हैं। अब इसी रीज़न की वजह से ये हमारे लिए और ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी जैसे लॉ एनफोर्समेंट पर्सोनल है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ें, समझें और अवेयर रहें उसके रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से। और एटलीस्ट अगर वो अवेयर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट उनको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के कंसेप्ट क्या हैं, क्या कहती है उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हम बात करते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल की। डिफरेंस प्रिंसिपल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, 2015 का एक क्वेश्चन था, कमेंट इन 150 वर्ड्स डिफरेंस प्रिंसिपल्स इन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो 150 वर्ड्स का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। डिफरेंस प्रिंसिपल बेसिकली क्या है कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जॉन रॉल्स की, 1971 का उनका काम है, पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में उसमें बात की गई है, एथिक्स के बारे में बात की गई है। और इसमें जॉन रॉल्स ये कहते हैं, एक मॉरल थ्योरी प्रोवाइड करते हैं वो, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म का ऑल्टरनेटिव है। और वो ये कहते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो प्रॉब्लम है कि कैसे हम लोग सोशली सही से डिस्ट्रीब्यूशन करें गुड्स का एक सोसाइटी में, तो इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है हमें, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो रॉल्स इसमें एक हाइपोथेटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं इस जस्टिस को अचीव करने के लिए। वो थ्योरी क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है, तो रॉल्स ये एक्सप्लेन करते हैं इस हाइपोथेटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कि एक डिवाइस को वो इंट्रोड्यूस करते हैं इसके थ्रू, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जो कि तब होता है ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्वालिटी की केस में। ठीक है, अगर आप इक्वालिटी की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके केस में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में इसका मतलब समझाऊं तो ये होता है कि अगर आप नॉर्मल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
गुड्स की बात कर रहे हो, आप इक्वल, आप ढंग से जस्टिस की बात ऐसे नहीं कर रहे कि अगर कोई पर्सन बहुत ही वेल ऑफ है तो सिर्फ आप उसके लिए, अगर ठीक है एक पर्सन जो है मान लो 500 रुपये कमा रहा है एक दिन का, ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि ये पर्सन 500 रुपीज़ कमा रहा है और एक पर्सन है जो घर पर खाली बैठा हुआ है और वो बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहा, 0 रुपीज़ अर्निंग है उसकी, ठीक है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। अब मैं आपको जॉन रॉल्स की बता रही हूँ थ्योरी क्या कहती है। तो पर्सन ए 500 रुपये कमाता है, पर्सन बी कुछ नहीं कमाता, तो पर्सन, अब ये जॉन रॉल्स है मान लो, ठीक है, ये जॉन रॉल्स है, ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ये 500 रुपये वाले के पैसे लेके और इसको दे दूँगा बिना कुछ किए, बट हमें कुछ ऐसा प्लान डिज़ाइन करेंगे, हमें ऐसा प्लान कुछ डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें इन पर्सन ए का भी बेनिफिट हो और पर्सन बी का भी बेनिफिट हो। अगर पर्सन ए पर्सन बी को कहता है कि चल 500 रुपये तो मैं कमा रहा हूँ पर मुझे अभी अपने घर पर किसी लेबर की नीड है मान लो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप आके मेरा ये पर्टिकुलर काम कर दो तो आपको मैं 100 रुपये दे दूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पर्सन का भी फ़ायदा हो गया, इस पर्सन का भी फ़ायदा हो गया, दोनों ए और बी पार्टी का फ़ायदा हो गया। यहाँ से 100 रुपये निकल के यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बचे 400 रुपये, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की है रॉल्स ने। तो उन्होंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जो इनका हाइपोथेटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस का, जो कि ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्वालिटी में होता है। तो ये चीज़ वो इंट्रोड्यूस करते हैं जॉन रॉल्स। उनकी फ़िलॉसफी में जो इनकम, वेल्थ और बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको किसी आर्बिट्रेरी फैक्टर्स पर बेस नहीं होना चाहिए जो कि इंडिविजुअल के कंट्रोल में ही ना हो। तो कोई ऐसे ही वेग फैक्टर्स पर वो बेस्ड नहीं हो सकती, बल्कि ऐसे फैक्टर्स पर बेस्ड होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ और बाकी के रिसोर्सेज जो कि उनकी खुद की कमाई हुई चीज़ें हों, जो कि उनके खुद की क्रेडिट में हो। तो जैसे हम सोसाइटीज़ में अलग अलग डिफरेंसेस देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज या और भी सोशल वेरिएबल्स हो गए जो जॉन रॉल्स की जिसके बेसिस पे जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल डिवाइस की है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जैसे जैसे हम सोसाइटी में डिफरेंस देखते हैं तो जॉन रॉल्स ने उसी के बेसिस पे ये अपनी थ्योरी डिफरेंस प्रिंसिपल डिवाइस की है। और इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले लोगों को और एनकरेज करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, गुड फॉर्च्यून को बढ़ावा देना चाहिए, प्रिविलेज कंडीशन को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, गुड फॉर्च्यून नहीं है या प्रिविलेज कंडीशन नहीं है, उन लोगों की भी हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उन लोगों को भी हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे एनकरेज कर सकते हैं। तो हमें एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ऐसा जो कि ऐसे लोगों के भी बेनिफिट में जाए जो लोग अपने लक की वजह से एक लॉटरी जीत जाते हैं या अपनी लक की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, अपने प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों को तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ ये प्रिंसिपल, ऐसा प्रिंसिपल इस्टेब्लिश कर लेंगे, इनके साथ साथ ऐसे लोगों को भी बेनिफिट होना चाहिए जो कि इन सारी वजहों से कम बेनिफिटेड है, ठीक है। तो इनके जो टर्म्स हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होंगे कि किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जस्टिस के आइडिया, रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो उसी पर बेस्ड होगा, कितने एफ़र्ट्स आप डालते हो और क्या कंडीशंस रहेंगी उन एफ़र्ट्स के पीछे। तो जो डिफरेंस प्रिंसिपल है जो कि जॉन रॉल्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है उनकी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में, वो एक सोशल सेटअप ऑफ जस्टिस के एक सिस्टम को इनवाइट करता है जहाँ पर इंडिविजुअल्स जिनके पास रिसोर्सेज हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिटेड रहें, दोनों का ही फ़ायदा हो, इस तरीके के प्रिंसिपल को ये लेके आते हैं। और बिल्कुल भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज उस केस में ना रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था डेमोक्रेटिक इक्वालिटी के ऊपर, क्रिटिकली एग्जामिन जॉन रॉल्स आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। तो हम डेमोक्रेटिक इक्वालिटी अब डिस्कस करते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस काफ़ी अभी वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड फिलोसफिकल वर्क्स है जो कि डेमोक्रेटिक इक्वालिटी के ऊपर भी बात करता है। तो आज तक भी डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है
और अब हमारी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी पर। तो जो जॉन रॉल्स हैं उनका जो वर्क है वो पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी सब्सीक्वेंट पॉलिटिकल थ्योरीज आई हैं तो उनमें काफ़ी कॉमन रेफरेंस ये देता है, और जॉन रॉल्स को फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी लिबरल इगैलिटेरियन भी कहा जाता है। तो इक्वालिटी का काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है अगर हम जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। तो हाँ, उन्होंने लिबरल इगैलिटेरियनिज्म के बारे में बात की है। कंटेम्प्रेरी लिबरल इगैलिटेरियनिज्म के फादर भी उनको माना जाता है, और इगैलिटेरियनिज्म मतलब इक्वालिटी के, और इक्वालिटी की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी है, बट कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है अगर आप जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। तो रॉल्स दो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात करते हैं एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस, और जो कि एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म देती है टू द गाइडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। क्या है दो प्रिंसिपल? पहला प्रिंसिपल है कि हर एक पर्सन के पास इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ होनी चाहिए, और ये स्कीम जो है वो सेम स्कीम ऑफ लिबर्टीज़ पर लागू होनी चाहिए। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टीज़ की यहाँ पर बात की जाती है। इक्वल लेवल ऑफ बेसिक लिबर्टीज़ तो सभी को मिलनी चाहिए। फिर दूसरा प्रिंसिपल ये आता है कि अगर हम सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि हम किसी की सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दो कंडीशन वहाँ पर अटैच हो जाएंगी। कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है? कि ये कंडीशंस को आपको ऑफिसेज में अटैच होना पड़ेगा, ठीक है, साथ में ऐसी सारी पोजीशन पर अटैच होना पड़ेगा जो कि फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो हर एक कंडीशन में आपको फेयर इक्वल, मान लो कि आप एक कंपनी में जा रहे हो, एक कंपनी का जो अपॉइंटमेंट का या रिक्रूटमेंट का सिस्टम है वो इक्वल है ही नहीं। तो अगर यहाँ पर इक्वालिटी है ही नहीं, पहले सिस्टम में ही इक्वालिटी नहीं है, तो आप वहाँ पर सोशल और इनइक्वालिटी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को जस्टिफाई करना है तो सबसे पहले तो आपको ये सिस्टम इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम इक्वल है रिक्रूटमेंट वाला, तो फिर नीचे के लेवल पे जो भी चीज़ हो रही है वो आपके टैलेंट और आपके स्किल्स के बेसिस पे होगी, तो उसमें इक्वालिटी की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इक्वालिटी है, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इन सब चीज़ों को पहले तो आपको जितनी भी ऑफिसेज हैं, जो ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वहाँ से अटैच होना पड़ेगा। एंड साथ में ये जितने भी लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके लिए भी बेनिफिट का कारण होनी चाहिए, उनके लिए भी बेनिफिट होनी चाहिए। तो ये होता है डिफरेंस प्रिंसिपल जहाँ पर अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बात की जाती है। साथ में दोनों ही प्रिंसिपल्स जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल नंबर 1 कि बेसिक इक्वल लिबर्टीज़ वाला, और प्रिंसिपल नंबर 2 सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, ये दो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना है। ये दोनों प्रिंसिपल एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाते हैं जिसे रॉल्स कहते हैं डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि पहला प्रिंसिपल ये गारंटी करता है कि हर एक सिटीज़न के पास सेम सिस्टम ऑफ बेसिक लिबर्टीज़ होंगी, और जो इन लिबर्टीज़ की वैल्यू होगी वो सभी के लिए सेम होगी और इक्वल होगी, और फ्रीडम्स एक इनएलिएनेबल सिस्टम भी बनाती है, ठीक है। तो ये तो आपकी बेसिक लिबर्टीज़ की बात हो गई। अब जो सेकंड प्रिंसिपल है आपका, जो कि दो सब प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात करता है, दो कंडीशन के बारे में जो मैंने बताया, वो ये कहता है कि किस तरीके से सोशल कोऑपरेशन के बेनिफिट्स, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो आपके लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके लिए बेनिफिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दो प्रिंसिपल्स आपके डेमोक्रेटिक इक्वालिटी के अंडर आ गए। अब रॉल्स ने इन दोनों प्रिंसिपल को डिवाइस किया है जो कि डेमोक्रेटिक इक्वालिटी के बेसिस बनाते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल हर एक इंडिविजुअल को असाइन करता है क्या चीज़? सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम का सबसे ब्रॉड डोमेन, जो कि हर एक पर्सन के लिए इक्वल है। तो इक्वल डोमेन प्रोवाइड करता है कि हर एक का सब कंपैटिबल है, मतलब इक्वल डोमेन से कंपैटिबल एक ऐसा सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम का डोमेन प्रोवाइड किया है, हर एक इंडिविजुअल को ये असाइन किया है। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया था कि आपकी जो बेसिक सिविल लिबर्टीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो हो गई यहाँ पर, ठीक है।
सेकंड जो प्रिंसिपल है वो इंश्योर करता है कि जो मटेरियल इनइक्वालिटीज़ की अगर हम बात करते हैं वो तभी टॉलरेट की जाएंगी जहाँ पर वो जो लीस्ट वेल ऑफ लोग हैं उनको भी बेनिफिट करें, ठीक है। तो ये सारी मटेरियल इनइक्वालिटीज़ सारी सोशल पोजीशन से लिंक्ड होनी चाहिए, ऐसी सोशल पोजीशन जो कि सभी के लिए इक्वली ओपन हो और प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी पर ये ओपन होनी चाहिए, हर एक को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और दिस इज़ पार्ट ऑफ योर बेसिक लेक्चर्स। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे और इसके जो सब टॉपिक्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड कम्युनिटेरियन जस्टिस, तो और कम्युनिटेरियन क्रिटिक, जो कि कम्युनिटेरियन पे 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव पे भी पूछे जा चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग अब एडवांस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और एडवांस लेक्चर्स को आप एक्सेस करने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो synopsisias.in की, तो यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। All right, so that's all for today and thank you for watching the lecture.